क्लाउड सीडिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम जहाँ चाहें वहाँ बारिश करवा सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी का बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हैं। फ्रांस में एक कंपनी है जो कि क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शादी वाले दिन आप चाहते हैं कि बारिश ना हो, तो ये कंपनी क्लाउड सीडिंग की मदद से आपको ये कंफर्म करके देगी कि आपकी शादी वाले दिन बारिश नहीं होगी। ये सब सुनने के बाद आपके दिल में सवाल आएगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है, तो हमारे मुल्क में जो पानी के मसाइल हैं, वो क्यों नहीं हल किए जाते? कहीं पर पानी है ही नहीं और कहीं पर ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आ जाते हैं। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी से पहले हमें समझना पड़ेगा क्लाउड्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट्स होती हैं: आइस यानी बर्फ, वाटर यानी लिक्विड, वेपर्स यानी गैस। अगर कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील होती है तो इसे एक नाम दिया जाता है। यानी अगर बर्फ़ पिघल कर पानी में तब्दील होती है तो इसे मेल्टिंग कहते हैं, और अगर पानी फ्रीज होकर आइस बनता है तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं। पानी जब मेल्ट होकर वेपर्स बनता है तो इसे इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। हवा में अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और अगर हवा में वाटर वेपर्स कम हैं तो हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी कम है। हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे हवा में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है, जैसा कि पहाड़ियों पर होता है। जैसे जैसे वाटर वेपर्स हवा में ऊपर जाते हैं ये ठंडा होना शुरू हो जाते हैं, और एक पॉइंट पर जाकर कंडेंसेशन का अमल शुरू हो जाता है, जब ये वेपर्स वापस पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स, यही ड्रॉपलेट्स जब हवा में सस्पेंडेड रहती हैं तो हमें ये बादल की सूरत में दिखाई देते हैं। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल बनाती हैं। ये ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी होती हैं कि ये 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा होती हैं। अगर कोई बादल और भी ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद है तो हवा और भी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग का अमल भी शुरू हो जाता है। ये ड्रॉपलेट्स फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 तरह के क्लाउड्स मौजूद होते हैं, एक जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और दूसरा जिसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन क्लाउड्स से बारिश कैसे होती है। होता ये है कि ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलती रहती हैं और मज़ीद ड्रॉपलेट्स आती रहती हैं। बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं। ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाती हैं, और आइस क्रिस्टल्स ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करके बड़े आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आइस क्रिस्टल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने वज़न ही की वजह से ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर नीचे गिरते वक्त हवा ठंडी है तो ये आइस की तरह नीचे ज़मीन पर गिरेंगे, और अगर हवा गर्म है तो ये पिघल कर पानी की सूरत में नीचे गिरेंगे। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की एंट्री बाय चांस हुई थी 1943। डॉक्टर विंसेंट शेफर, जो कि अमेरिका के एक केमिस्ट थे, ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रीसिपिटेशन के ऊपर। 1946 में इन्होंने अपनी रिसर्च में कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया। किसी और एक्सपेरिमेंट में ये अक्सर इस बक्से में सांस लेते थे, क्योंकि ये बक्सा बहुत ज़्यादा ठंडा था। जब सर्दियों में हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से वेपर्स जो निकलते हैं वो कंडेंसेशन के अमल से हमें फोग की सूरत में नज़र आते हैं। यही चीज़ उन्होंने बॉक्स में नोट की। डॉक्टर शेफर ने जब ये चीज़ नोटिस की तो उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा और ठंडा बना दूं। ये करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है। ये सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर कोल्ड बॉक्स में रख दी, और फिर जब उन्होंने इस बॉक्स में ब्रीथ आउट किया तो उन्होंने कुछ नोट किया। इनके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स में बदल गई। इन्होंने नोट किया कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो वाटर वेपर्स बहुत जल्दी क्रिस्टल्स में बदल जाएंगे, और यही तो वो प्रोसेस है जो क्लाउड्स में होता है, जब आइस क्रिस्टल्स आपस में मिलकर इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने वेट की वजह से
वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने देखा कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। डॉक्टर शेफर्ड ने इस प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इन्होंने रियलाइज़ किया कि इस टेक्निक का तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद क्लाउड्स को जल्दी से ठंडा बनाने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने का मौका मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने न्यूयॉर्क से एक प्लेन उड़ाया जिसमें तकरीबन 2.5 किलो ड्राई आइस थी, और एक क्लाउड पर इन्होंने अपना टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एरोप्लेन से क्रश्ड ड्राई आइस को बादलों पर फेंका। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि उस क्लाउड से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और यहीं से इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग का। डॉक्टर शेफर के अलावा एक और भी साइंटिस्ट थे जो क्लाउड सीडिंग पर काम कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फॉन गुड, इनका आइडिया था कि मैं नहीं चाहता कि ड्राई आइस के जरिए क्लाउड्स को पहले ठंडा किया जाए और फिर बारिश हो। ये इस प्रोसेस के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते थे। इनका आइडिया पानी की कंडेंसेशन प्रॉपर्टी पर मबनी था। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसमें कंडीशन होती है। कंडेंसेशन के प्रोसेस को होने के लिए एक नॉन गैशियस सरफेस की जरूरत होती है, यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस को करने के लिए एक सॉलिड या लिक्विड सरफेस चाहिए। अगर ये सरफेस ना हो तो वाटर वेपर ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए। लेकिन पहले मैंने कहा था कि वाटर वेपर की कंडेंसेशन हो रही है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये कैसे हो रहा है बिना किसी सरफेस के? लेकिन वहाँ भी सरफेस का इस्तेमाल हो रहा है। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो क्लाउड्स के लिए सरफेस का काम करते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग अपने बाथरूम में देख सकते हैं। तो उस गिलास पर कंडेंसेशन का अमल दिखता है। वाटर वेपर्स जाके कलेक्ट कर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर विंटर का मौसम है तो आपकी खिड़कियों के कोनों पर कंडेंसेशन होती हुई नज़र आती होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि घर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये वाटर वेपर्स ठंडी खिड़की से टकराते हैं तो ये कंडेंस कर जाते हैं। तो ये जो खिड़की का गिलास है, ये कंडेंसेशन के अमल के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो डॉक्टर फोनगुड का यही लॉजिक था कि अगर मैं बेटर सरफेस प्रोवाइड कर दूं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस और जल्दी होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सिल्वर और आयोडाइड जैसे केमिकल से। इन्होंने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके ये नोट किया कि सिल्वर आयोडाइड वाटर वेपर्स को बहुत अच्छी सरफेस प्रोवाइड करता है। सिल्वर आयोडाइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आज के दिन हम बहुत ज़्यादा सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को जानते हैं जिनका काम होता है कि अपने आसपास मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और इन मटेरियल्स को हम क्लाउड सीड्स बुलाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर शेफर ने ड्राई आइस को क्लाउड्स के ऊपर फेंका था, हम इन क्लाउड सीड्स को क्लाउड्स के ऊपर फेंक सकते हैं ताकि कंडेंसेशन का अमल तेज़ी से चले और हमें जल्दी से बारिश देखने को मिले। साल 1946 में इन दोनों टेक्निक्स को जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले लोगों ने रियलाइज़ किया कि क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस है, प्लेन की मदद से ऊपर जाना फिर क्लाउड्स पर क्लाउड सीड्स फेंकना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसका एक अल्टरनेटिव ये बनाया गया कि ज़मीन से ही हम रॉकेट्स को लॉन्च करें जो कि क्लाउड्स में जाकर फट जाएं और क्लाउड सीड्स को वहां बिखेर दें। मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने ड्राउट के इफ़ेक्ट को काउंटर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बहुत सी कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि वो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल बारिश को रोकने के लिए भी कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस में सिर्फ कंडेंसेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। जो क्लाउड में वाटर वेपर्स मौजूद हैं उन्हें हम जल्दी जल्दी बारिश की सूरत में नीचे गिराएं, ये कोशिश की जा रही थी। तो अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक दिन हमें बारिश को होने से रोकना है तो उसके आसपास वाले एरिया में पिछले कुछ दिनों में क्लाउड सीडिंग कर दी जाए। इस तरह उन क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वहीं नीचे गिर जाएंगे और बादल ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले दिनों में कोई बारिश देखने को नहीं मिलेगी। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान चाइना ने यही टेक्निक्स यूज़ की थी। वो चाहते थे कि ओपनिंग सेरेमनी में किसी तरह की बारिश ना हो जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।